इस वेबिनार में मैं डॉक्टर ज्योति भार्गव, नोडल ऑफिसर उन्नत भारत अभियान एवं अध्यक्ष वाणिज्य विभाग, नेशनल पीजी कॉलेज, आपका स्वागत करती हूँ और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। नई शिक्षा नीति का सरकार द्वारा ऐलान कर दिया गया है। 34 साल बाद ये नीति आई। 5+3+3+4 की तर्ज पर डिजाइन पर नया कोर्स 12वीं तक की पढ़ाई के लिए अगले सत्र से सुचारू रूप से कार्यान्वित किया जाना है। इस नीति के सभी पक्षों पर चर्चा करने के लिए, समझने के लिए, जन जागरूकता पैदा करने के लिए हम सभी प्रयासरत हैं। इसी श्रृंखला में इस वेबिनार का शुभारंभ मां सरस्वती के शुभ आशीष के साथ करती हूँ। आज की मुख्य वक्ता का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। मैं बहुत सस्नेह स्वागत करती हूँ डॉक्टर किरण लता डंगवाल का, जो लखनऊ विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग में कार्यरत हैं और आज की विषय वस्तु की विशेषज्ञ हैं। आपका अनुमोदन और भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आपने शिक्षा के सर्वांगीण महत्व को समझते हुए न केवल किताबों से नाता जोड़ा है, अपितु राष्ट्रीय कैडेट कोर में कठिन परिश्रम करके कैप्टन का पद भी सुशोभित किया है। डॉक्टर किरण, आपका इस वेबिनार में बहुत बहुत स्वागत है। मैं बहुत सादर स्वागत और अभिनंदन करना चाहती हूँ अपनी ऊर्जावान प्राचार्य आदरणीय डॉक्टर नीरजा सिंह जी का। उनके आशीर्वचन से हम सब अनुग्रहित हैं। उनको एक अन्य बहुत महत्वपूर्ण AISHE की बैठक में सम्मिलित होना पड़ा, इसलिए उन्होंने अपनी शुभकामनाएं हमें प्रेषित की हैं और हमें अनुमति प्रदान की है कि हम इस वेबिनार का शुभारंभ कर सकें। इसलिए आप लोगों का बहुमूल्य समय बिल्कुल ना लेते हुए मैं डॉक्टर किरण लता डंगवाल का पुनः स्वागत करती हूँ और उनसे उनके उद्बोधन को देने का आग्रह करती हूँ। I now request Dr. Kiran Lata Dangwal to please join our webinar and speak to us. Dr. Dangwal, please. Good morning, madam, and good morning all present here. सर्वप्रथम मैं आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत सारा साधुवाद देना चाहती हूं कि आप लोगों ने एक बहुत ही रेलिवेंट, जो कि नीड ऑफ द आवर है, उस पे वेबिनार आयोजित कर रहे हैं। मेरा अभिवादन नीरजा मैम को भी, वो अपने काम में व्यस्त हैं, लेकिन हमारी शुभकामनाएं उनको भी। तो जैसा कि ज्योति मैडम ने आग्रह किया था कि हम उन्नत भारत अभियान से रिलेटेड और जो हमारी जो शिक्षा नीति है 2020 उस पर चर्चा करें, तो उसी पे ही कुछ बिंदुओं पर प्रकाश डालना चाहेंगे, खास तौर से जो हमारे गांव के परिप्रेक्ष्य में और जो हमारा स्कूली शिक्षा है उस पर हम बात करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं एक सिंपल वे में, क्योंकि आपको भी पता है हम सभी बहुत व्यस्त रहते हैं, बहुत सारे हम लोग के पास काम रहते हैं और जो इतना बढ़िया और विजनरी डॉक्यूमेंट हमारे सामने आया है, तो शायद हमको बहुत समय नहीं मिल पाता है कि हम इसको एक अच्छे से पढ़ पाएं। लेकिन ये वेबिनार हमको एक मौका देते हैं, जब हम एक दूसरे से सुनते हैं, इस पे चर्चा करते हैं, तो बहुत सारी बातों का हमें ज्ञान होता है, हम चीजों को समझ पाते हैं। तो इसी उपलक्ष्य में हमने बहुत सारी चीजों को पढ़ा और आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि किस तरह से हमारी भारत की सरकार ने एक विजन रखा है हम सबके लिए और कैसे ये हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण होगा आगे आने वाले सालों में, और कैसे हमारे बच्चों के भविष्य के लिए एक
साकार एक उनके सपनों को साकार करने वाली नीति है। तो अगर हम बात करें कि कोई भी दुनिया का कोई भी देश हो, उसमें जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है वहाँ का एजुकेशन सिस्टम। और जो एजुकेशन सिस्टम होता है, यानी कि दुनिया के हर एक देश की एक शिक्षा नीति होती है जो कि तय करती है कि शिक्षा की रूपरेखा क्या होगी। और इसी रूपरेखा के अंतर्गत जो भारत सरकार ने भी एक विजन जो प्रस्तुत किया है, जिसको हम कह सकते हैं कि एक विजन स्टेटमेंट है, एक विजन डॉक्यूमेंट है, जो बताती है कि आगे आने वाले वर्षों में शिक्षा की दिशा क्या होगी, शिक्षा की दशा क्या होगी। यानी कि ये एक प्रॉपर तरीके से एक व्यवस्था को, शिक्षा व्यवस्था को आकार प्रदान करती है। और जब ये आकार प्रदान करती है, एक संरचना देती है, तो हमारा और आपका, क्योंकि हम सभी शिक्षा से जुड़े हुए हैं, इसलिए हमको इसके विषय में जानना बहुत अधिक आवश्यक है। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं, और खास तौर से क्योंकि आप सभी जानते हैं जो हम लोग शहरों में रहते हैं, शायद गांव में रहने वालों की कुछ परेशानियां, कुछ चीजों को न समझ सके। एक उदाहरण आपको देना चाहते हैं कि अगर हम मान लीजिए लखनऊ के शहर में रह रहे हैं और हम बिलोंग करते हैं उत्तराखंड के एकदम टिपिकल गांव को, और हम अपेक्षा करें कि हम यहाँ बैठ के उनकी समस्याओं को उतने अच्छे से समझ पाएंगे जितना कि अच्छा वहां पे रहने वाला व्यक्ति समझ पाएगा, तो शायद ये उचित नहीं होगा। तो ये जो डॉक्यूमेंट है, इसमें एक एक चीज को बहुत ध्यान से पढ़ा, समझा और काढ़ा गया है। और इसमें माननीय कस्तूरी रंगन जी ने 2.5 साल की मेहनत, यानी एक एक व्यक्ति से 2.5 साल में 2.5 लाख लोगों से मिलकर अपना ये जो नीति है इसको प्रस्तुत किया है। तो आप देखिए, इतनी मेहनत के बाद, यानी एकदम ग्राउंड रूट लेवल से जुड़कर, और तब उन्होंने जो ये प्रस्तुत किया है, दैट इज रियली वेरी रेलिवेंट। और सबसे मुख्य बात जो शुरुआत होती है इसमें, वो हम हो, आप हो, हमारे देश का कोई भी बच्चा हो, उसके होलिस्टिक डेवलपमेंट, यानी उसके संपूर्ण विकास की इसमें बात की गई है। मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन की बात की गई है। फिर इसमें जो ये नीति बनाई गई है, इसमें खास तौर से ये तय किया जाता है कि देश में हम कोई भी चीज जो हम डिसबैलेंस चल रहा है, यानी हर किसी को गैर बराबरी को जो नहीं हम बैलेंस रख पा रहे हैं, उसमें भी सभी को समान अवसर मिलेगा, जो भेदभाव है वो मिटेगा, हर तरह की जो इस तरह की ग्राउंड रूट की जो प्रॉब्लम्स हैं वो कहीं ना कहीं दूर होंगी। यानी हमने इस शिक्षा नीति में सभी वर्गों को समावेशित किया है, हर एक व्यक्ति इसमें, चाहे वो, क्योंकि जो आज बालक है वो कल को जब भारत का प्रॉपर नागरिक होके जो एक हमारे समाज में सहयोग देना शुरू करता है, तो उसके लिए तक सभी के लिए इसमें सोचा गया है। तो हमारे देश का ये एक पहला दस्तावेज है जो कि 1968 में बना था, और उसके बाद धीरे धीरे जो DS कोठारी जी की अध्यक्षता में जो एक जाने माने वैज्ञानिक थे, उनकी समिति में जो भी सिफारिशों के आधार पर तैयार किया गया था, उसके बाद 86 में, फिर 92 में, और आज ये 34 साल बाद जो हमारे सामने प्रस्तुत है, जो हमारी शिक्षा नीति, उसमें यानी कि इसने पुरानी शिक्षा नीति को पूरा प्रतिस्थापित किया है, पूरा हमको रिप्लेस कर रही है, और उसमें जितनी चीजें हम जो नहीं कर पाए थे उसको आगे सोचने का पूरा प्रयास किया गया है। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज को समझने का प्रयास करना पड़ेगा कि हम और आप आज इस पे चर्चा क्यों कर रहे हैं, और चर्चा करने का मुख्य कारण क्या है। कारण ये है क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी भी ये कंफ्यूजन है, अब क्या, अब तो नीति आ गई है, अब हम क्या कर सकते हैं। नो, क्यों? क्योंकि ये अभी नीति है, ये एक पॉलिसी बनी है, ये कानून नहीं बना है। अभी आपके हमारे जो सुझाव हैं, खास तौर से जो ग्राउंड रूट लेवल से जुड़े हुए लोग हैं, उनको सुनने समझने का इसमें पूरा मौका दिया गया है कि जो भी सुझाव होंगे वो आगे इन्हीं जो हमारी संस्थाएं हैं उनके माध्यम से हम वेबिनार करके एक दूसरे से चर्चा करके इन चीजों को और सुझावों को आगे सरकार को प्रस्तुत करेंगे, और तब जब ये कानून बनेगा तो उसमें उन सुझावों को जो भी सही होंगे उनको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास किया जाएगा।
तो इसलिए थोड़ा सा ये कंफ्यूजन भी हम सबको दूर करना पड़ेगा कि ये अभी एक नीति दी गई है, ये कानून पारित अभी नहीं हुआ है, कानून पारित होने में समय है। तो अब इसमें देखिए कि बहुत सारे जो यानी कि हमें अभी नीति में बहुत सारे संशोधन की आवश्यकता है या कुछ भी करना है तो हम एक दूसरे से विचार विमर्श करके कर सकते हैं। तो आइए अब इसको हम थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं कि हमारी जो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति है ये स्कूल से लेके उच्च शिक्षा तक कैसे क्या बदलाव आए हैं, क्या चीजें हैं और क्या किन किन चीजों को इसमें समझने की आवश्यकता है। तो इसमें आप देखिए कि जो एनईपी है, एनईपी यानी इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, जो हमारी राष्ट्रीय, एक दूसरा कंफ्यूजन जो हम बार बार करते हैं शायद बोलने में, वो है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बोलते हैं। नो, दिस इज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, दिस इज राष्ट्रीय शिक्षा नीति। ये पूरे राष्ट्र के लिए एक शिक्षा नीति है। यानी इसमें जो मुख्य उद्देश्य है उसका वो है कि इंडिया अ ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर, यानी हम इसको ये टोटल पूरी तरह से भारत केंद्रित नीति है जो कि हमको विश्व गुरु बनाएगी। ये हमने उस पे फोकस किया है इस शिक्षा नीति में पूरे की, यानी कि भारत की बात इसमें की गई है। भारत का मतलब भारत का एक एक नागरिक, चाहे वो कहीं भी किसी भी परिस्थिति में हो, हमने हर एक व्यक्ति की इस पे चर्चा की है। अब देखिए कि जब ये 68 से स्टार्ट होके आज 2020 की हम जब बात कर रहे हैं और कैसे जो इसके चेयरपर्सन थे डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन जी, उन्होंने कैसे एक एक चीज का ध्यान रख के क्या चेंजेस, क्या बदलाव वो किए हैं उस पे वो करते। तो पहले हम चर्चा करेंगे विद्यालयी शिक्षा की। विद्यालयी शिक्षा में देखिए किस तरह से बदलाव को वो किया गया है, जो कि सच में बहुत ज्यादा आवश्यक था। और क्यों आवश्यक था, अब देखिए कि जब हम इसमें स्टार्टिंग में ही कह रहे हैं कि ये संपूर्ण विकास पर बात कर रहा है, ये होलिस्टिक एजुकेशन की बात कर रहा है, तो हमारा जो 10+2 का सिस्टम चल रहा था, क्या वो होलिस्टिक एजुकेशन की बात करता था या उसमें कहीं कोई कमी थी? तो अब उसको हम कैसे रिप्लेस कर रहे हैं, यानी नाउ 10+2 इज कन्वर्टेड इनटू 5+3+3+4। प्रश्न यहाँ पे ये उठता है, जब हम विद्यालयी शिक्षा की बात करते हैं, स्कूली शिक्षा की बात करते हैं, तो वहां पे एक प्रश्न जहन में घूमता है कि आखिर बच्चा स्कूल से भागता क्यों है, क्यों नहीं उसका मन करता है। और खास तौर से आप देखिए कि जब बच्चा 3 साल का होता है, 4 साल का होता है, तो आप जब वो स्कूल या विद्यालय जाता है तो आप सीन देखिए कभी कैसे वो मम्मी पापा से चिपकता है, नहीं जाने को वो करता है, उसको कहीं ना कहीं एक भय होता है कि शायद हमें किसी ऐसे पिंजरे में रखने जा रहे हैं, शायद हम वहां पे स्वतंत्र होकर खेलें, यानी कुछ ना कुछ उसके दिमाग में जरूर आता होगा। तो आखिर बच्चा स्कूल से भागता क्यों है, जब ये प्रश्न आता है तो यही चीजें इसमें सोची गई कि बच्चे को वही एनवायरनमेंट यहाँ पर मिले, जो एनवायरनमेंट, जो चीजें उसको घर में मिलती हैं, जो उसको पड़ोस में मिलती हैं, जो उसको अपने पार्क में मिलती हैं, जो उसको बिल्कुल स्वतंत्र होकर सीखने को मिलता है। तो जब हम उसको विद्यालय में ऐसा एनवायरनमेंट देंगे तो वो क्यों नहीं पढ़ेगा, क्यों नहीं इंटरेस्ट लेगा, क्यों नहीं इसको विद्यालय आने में मजा आएगा। तो यहाँ पे जो 5+3+3+4 का कंसेप्ट दिया गया है वो बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंग है। अब जब हमारी शिक्षा व्यवस्था यानी हमारी जो शिक्षा की संरचना बदली है, तो व्हाट इज द नीड ऑफ रीस्किलिंग ऑफ टीचर्स, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु हैं इसमें, कि जब हम शिक्षा का जो पूरा स्ट्रक्चर, पूरी संरचना बदल रहे हैं, तो उसी हिसाब से हमें टीचर्स की स्किल्स को भी चेंज करने का प्रावधान करना पड़ेगा। क्योंकि अगर टीचर मान लीजिए उस हिसाब से चेंज नहीं होंगे तो हाउ दे विल इन्वॉल्व देमसेल्व्स इन दैट रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ एजुकेशन सिस्टम, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो एनईपी में जो बताया गया है कि किस प्रकार से स्कूल का स्ट्रक्चर होगा, जैसे अभी ज्योति मैम ने भी स्टार्ट किया कि हमने कैसे स्ट्रक्चर को चेंज किया है। तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, इसमें बच्चों के लिए स्कूल की पहुंच बहुत आसान बनाई गई है। कहा गया है कि कैसे हम आसानी से एनरोलमेंट बढ़ाएं, कैसे बच्चों को जो स्कूल छोड़ देते हैं उस पे प्रयास करें कि वो विद्यालय न छोड़ें,
और ज्यादा से ज्यादा नामांकन हो और बच्चे विद्यालय में रह सके। जब ये चीजें हो पाएंगी तभी हम बच्चों का सर्वांगीण विकास कर पाएंगे। तो इसको उन्होंने 4 हिस्सों में डिवाइड किया कि कैसे और कहाँ से हम अपना विद्यालयी जो जीवन होगा वो प्रारंभ किया जाएगा। तो अब इसमें उन्होंने जो डिवीजन दिया उसको एक एक करके पढ़ने का, समझने का प्रयास करते हैं। इसमें देखते हैं कि जो हमारा जैसे ही बच्चा 3 साल का होता है तो उसको हम विद्यालय भेजेंगे, उसको एक नेचुरल एनवायरनमेंट देंगे। नेचुरल एनवायरनमेंट देने के बाद हम किस प्रकार से जो हमारी नई प्रणाली हुई है, जो 12 साल की जो हमारी स्कूली जो शिक्षा है और जो हमारी ये जो हमारा पहला जो सिस्टम चल रहा था, हम उसको कैसे रीस्ट्रक्चर करेंगे। अब इसमें जो विशेष तौर से जो बात की गई है उसको एक एक करके कि जो हमारा 4 डिवीजन दिया है वो डिवीजन क्या है। अब इसमें देखिए सबसे पहला जो डिवीजन है वो है हमारा फाउंडेशन स्टेज, यानी जो हमारी आधारभूत जो स्तर है उसकी बात की गई है। उसमें इन्होंने कहा है कि जो आगे यानी 5 इयर्स की जो हमारी शिक्षा होगी वो फाउंडेशन स्टेज होगी, और फाउंडेशन स्टेज में बच्चे के दिमाग में, दिल में कोई भी तरह का उसको बोझ नहीं दिया जाएगा। उन 5 साल की पढ़ाई को 3+2 के हिसाब से डिवाइड किया गया है, और जो 3 साल की जो शिक्षा है वो प्ले ग्रुप, उसको कहा गया प्ले ग्रुप में क्या किया गया है कि पूरा बच्चा सिर्फ खेलते खेलते ही अपना पढ़ाई करेगा, प्ले वे मेथड होगा केवल। और ये देखिए हमारी जो फॉरेन में जो एजुकेशन पॉलिसीज चल रही हैं, जो किंडरगार्टन आपने नाम सुना होगा, फॉरेस्ट एजुकेशन नाम सुना होगा, उसमें ये कंसेप्ट बहुत पहले से है जिसमें बताया गया है कि बच्चों को ले जाके नेचुरल एकदम जो बिल्कुल स्टार्टिंग के बच्चे होते हैं जो स्कूल जाना प्रारंभ करते हैं, तो कैसे वो उनको फॉरेस्ट में नेचुरल तरीके से छोड़ दिया जाता है, वो उसी से पढ़ते हैं, समझते हैं, चीजों को जानते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। तो वही चीज यहाँ पे लागू की गई है कि जो 3 इयर्स की प्ले ग्रुप एजुकेशन होगी वो कैसी होगी। फिर हमारी आगे इसी में 5 में 3+2 यानी 2 साल का जो नेक्स्ट हमारा जो एजुकेशन होगा, यानी वो क्लास 1 and 2, दे आर टॉकिंग अबाउट क्लास 1st and 2nd। इसमें 2 साल की, अब देखिए ये जो 5 साल का पूरा स्ट्रक्चर है इसमें कहीं पर भी एग्जामिनेशन नहीं होगा। इट इज ऑल अबाउट नो एग्जामिनेशन सिस्टम। इसमें कहीं भी परीक्षा नहीं ली जाएगी, केवल प्ले वे मेथड से बच्चा खेलेगा, सीखेगा, उसकी लर्निंग होगी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है हमारी जो 3 साल की होगी, उसको हम प्रिपरेटरी स्टेज कह रहे हैं, और वो 3 साल की है। अब यहाँ पे यानी कि जो क्लास 2 तक बच्चे ने पढ़ लिया, क्लास 2 पढ़ने के बाद बच्चा क्लास 3 में आया, क्लास 3, 4 and 5, 3rd, 4th and 5th वाली जो वो होगी वो 3 साल की एजुकेशन वो लेगा। अब यहाँ पर उसको एग्जामिनेशन का कंसेप्ट दिया जाएगा, और एग्जामिनेशन के साथ साथ उसको जो भी वो पढ़ाई करेगा दैट शुड बी बेस्ड ऑन एक्टिविटीज, यानी कि उसको लर्निंग बाय डूइंग, उसके जिसको कहते हैं ना कि माइंड को डेवलप करना है अगर, तो एक्टिविटीज कराइए, तो उसके थ्रू जब पढ़ाया जाएगा तो उसका रिटेंशन और रिकॉलिंग सब चीज एनहांस होगा। और इसके लिए जो एक सबसे महत्वपूर्ण बात इस स्टेज में की गई है वो कहा गया है कि बच्चे की पढ़ाई नेशनल जो आपकी जो मदर टंग है, जो रीजनल लैंग्वेज है, उसमें कराई जाएगी। उसमें क्यों कराई जाएगी? जैसे कहा भी जाता है कि बच्चे को उस भाषा में पढ़ाइए जिसमें वो सपने देखता है। और आप देखिए सपने हम ज्यादातर किस भाषा में देखते हैं? जो हमारी अपनी भाषा होती है, जो हमारी मदर टंग होती है। तो जब हम इस स्टेज की बात करते हैं तो इसमें मदर टंग और जो रीजनल लैंग्वेज है उसकी चर्चा केवल की गई है। उसमें कहा गया है कि इसके द्वारा जब हम बच्चे को पढ़ाएंगे, क्योंकि जनरली क्या होता है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अभी कुछ दिन पहले जो अपने संबोधन में बताया था कि बच्चा जब रीजनल लैंग्वेज में नहीं पढ़ता है और डेली की लैंग्वेज में वो रीजनल लैंग्वेज बोलता है, तो जब आप उसको इंग्लिश में या हिंदी में या और किसी भाषा में पढ़ाते हैं तो वो क्या करता है कि ऑलवेज ट्राई टू ट्रांसलेट दैट इनटू हिज और हर रीजनल लैंग्वेज। तो क्या होता है, कई स्टेप्स हो जाते हैं, उसके बाद जो उसको रिटेन करना चाहिए, जो उसको सीखना चाहिए, वो उसका परसेंटेज बहुत कम हो जाता है। इसलिए इस स्टेज में
जो है रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाई की बात की गई, अपनी भाषा में वो करें। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज है, जैसे कि यहाँ पे कहा भी जाता है, अगर हम 2 लाइनें यहाँ पे कहें आपसे, कि एक एक बच्चा जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण है, अपने में एक बहुत बड़ी शख्सियत रखता है। वो आज उसको हम नहीं पहचान पाते हैं, कुछ साल बाद उसकी एक शख्सियत जब निखर के आती है। यानी कोई जमी है तो कोई आसमान है, कोई जमी है तो कोई आसमान है, हर शख्स अपने में एक दास्तान है। और जब हम बच्चे के एक एक व्यक्तित्व पे हम महत्व देते हैं, उसके व्यक्तित्व को समझने का प्रयास करते हैं, तो वो आगे जाके एक सफल नागरिक बन पाता है, समाज में एक बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन कर पाता है। तो अब जो हमारी 5+3+ नेक्स्ट 3 है, वो है मिडिल स्टेज। और इस मिडिल स्टेज में उन्होंने फ्यूचर एजुकेशन से, यानी बच्चे के भविष्य से उसकी वर्तमान पढ़ाई को जोड़ा है। कैसे जोड़ा है? 5th तक की पढ़ाई बच्चा कर चुका, उसके बाद नाउ ही इज कमिंग इनटू द क्लास 6th to 8th, 6th 7th 8th जो उसको 3 साल की पढ़ाई करनी है, वो मिडिल स्टेज की वो अब करेगा। इसमें 3 साल में 3 साल में उसको भविष्य से कैसे जोड़ा गया है, यानी कि इसमें कहा गया है कि उसको हम कोड लैंग्वेज सिखाएंगे। व्हाट इज कोड लैंग्वेज? यानी कंप्यूटर की भाषा सिखाएंगे कि कल को वो इसमें कोई उद्यम कर सके, कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाहे, तो हम उसको इस स्टेज में ही ये सारी चीजों को पढ़ाना शुरू करेंगे। यहाँ पे हम उसको गणित का, विज्ञान का, आर्ट्स का, हर चीज का एक प्रॉपर ज्ञान देंगे इस स्टेज में। और यहाँ पे जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात की गई है, वो उसमें कहा गया है वोकेशनल एजुकेशन। यानी उसको जो कुछ मन है पढ़ने का, जो कुछ वो भविष्य में करना चाहता है, ये आप सभी जानते हैं कि हर एक व्यक्ति में एक जैसी क्षमता नहीं होती है। और जब एक जैसी क्षमता नहीं होती है, तो जरूरी नहीं है कि वो उसी प्रकार से चीजों को कर पाए जो दूसरा कर पा रहा है। तो इसलिए वोकेशनल एजुकेशन, यानी भविष्य में वो जो प्रोफेशन लेना चाहता है, उसको उस तरह के, अगर वो कारपेंट्री करना चाहता है या छोटे छोटे उद्यम भी करना चाहता है, तो उसको उस तरह का व्यवसाय सिखाया जाएगा इस स्टेज में। इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेज है वो है 4 साल की, और 4 साल में यानी क्लास 9th to 12th, इसको सेकेंडरी स्टेज कहा गया है। और इसकी जो सबसे बढ़िया इंपॉर्टेंट अच्छी बात है वो है कि इसमें बच्चे को फॉरेन लैंग्वेजेस का भी ज्ञान दिया जाएगा। यदि हम भारत को देखें तो अभी तक का जो हमारा डेटा है वो कहता है कि पूरे विश्व में जो सबसे ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं वो भारतीयों को मिलती हैं। एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? बिकॉज दे नो द लैंग्वेजेस। वो अलग अलग कंट्रीज की लैंग्वेजेस को जानते हैं, पढ़ते हैं और अपने पढ़ाई के दौरान करते हैं। और जब करते हैं तो वो जिस भी कंट्री में जाएंगे वहां की चीजों को जल्दी अडेप्ट कर पाते हैं, वहां जल्दी अडेप्ट हो पाते हैं। जैसे आप देखिए, चाइना भले कितना ही शक्तिशाली हो, कितना ही, लेकिन वो दूसरी लैंग्वेज नहीं सीखते हैं, तो वहां के चाइनीज, वहां के लोगों को दूसरी जगह जॉब अपॉर्चुनिटीज ना के बराबर मिलती हैं। तो ये स्टेज ऐसी है कि जिसकी इच्छा है उसको फॉरेन लैंग्वेज का ज्ञान दिया जाएगा। यहाँ पर कोई स्ट्रीम में डिवीजन नहीं किया गया है, जैसा कि पहले किया जाता था कि 12th में आता था उसे कॉमर्स लेना है या साइंस लेना है या आर्ट्स लेना है। नाउ दिस डिवीजन इज एलिमिनेटेड, इसको हटा दिया गया है। इसमें कहा गया है कि इफ अ स्टूडेंट इज इंटरेस्टेड इन टेकिंग फिजिक्स एज वेल एज साइकोलॉजी, उसका जो मन है पढ़ने का वो स्ट्रीम ले सकता है। तो आप देखिए कि कई बार हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि जो एक इंजीनियर है, जो मैकेनिकल इंजीनियर या कोई सिविल इंजीनियर है, मान लीजिए कोई सिविल इंजीनियर है और वो कोई मॉल बना रहा है किसी जगह में, तो क्या उसको ज्योग्राफी का ज्ञान नहीं होना चाहिए? क्या उसको साइकोलॉजी का ज्ञान नहीं होना चाहिए? लेकिन अगर हम इसको बिल्कुल सही तरीके से, इसीलिए यहाँ पर होलिस्टिक एजुकेशन और मल्टी डिसिप्लिनरी की बात की गई है कि अगर कोई सिविल इंजीनियर है तो उसको उस एरिया की ज्योग्राफी भी पता होनी चाहिए, जिससे कि वो वहां पे अच्छा कंस्ट्रक्शन कर सके। उसे वहां के रहने वाले लोगों की मानसिकता यानी मन के विज्ञान का भी पता होना चाहिए, जिससे कि वो उनके अकॉर्डिंग वहां पे कंस्ट्रक्शन कर सके। तो यहाँ पे पूरी छूट दी गई है कि आपको जो मन है आप वो सब्जेक्ट ले सकते हैं।
और यहाँ पर इस स्टेज में क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा दिया गया, क्योंकि जनरली पहले क्या होता था कि हम यहाँ पर जो अप टू इंटरमीडिएट जनरली बच्चा जो होता था वो कंज्यूमर ऑफ नॉलेज होता था। जो कुछ हम उसे पढ़ा रहे हैं हम कहते थे भाई देखो इधर उधर मत जाना, जो पढ़ाया है केवल उसको पढ़ो, उसके बियॉन्ड मत जाना, वही लिख के आना, उसी में तुम्हें मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अब क्या है, अब हम उसको कहते हैं नहीं, हमने तुम्हें एक गाइडलाइन दी है, हमने तुम्हें एक रास्ता दिखाया है, अब आपको सोचना है, समझना है और इसमें वर्क करना है। आप क्रिएटिव थिंकिंग को हम लोग इसमें बढ़ावा देंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज है कि ये जो सेकेंडरी स्टेज है ये दिलचस्पी के अनुसार बच्चे की पढ़ाई करवाएगा। ये जो स्टेज है उसको जो इंटरेस्ट होगा, जो उसको सुविधा होगी वो उसको पढ़ेगा। यानी देखिए आप कितने सारे सुधार किए गए हैं, कितना जमीनी स्तर पे कि अगर किसी को कोई किसी भी कंडीशन में रहता हो उसके लिए हर तरह से उस एजुकेशन सिस्टम को फ्लेक्सिबल बनाने का प्रयास किया गया है। अब थोड़ा सा यहाँ पे हम हायर एजुकेशन को भी फोकस करते हुए, क्योंकि आज उन्नत भारत की हम बात कर रहे हैं तो हम गांव के परिप्रेक्ष्य में ज्यादा कर रहे हैं, तो हम थोड़ा सा ग्रेजुएशन लेवल की थोड़ी बात करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि ग्रेजुएशन में भी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए भी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है, जिसमें कि बार बार कहा गया क्रेडिट बेस्ड सिस्टम, यानी देयर इज फ्लेक्सिबिलिटी इन एग्जिट एंड एंट्री एंड एग्जिट। यानी जब मन है हम एंट्री कर सकते हैं ग्रेजुएशन कोर्स में, जब मर्जी है हम उसको छोड़ सकते हैं और हमारा कोई भी ईयर जो होगा वो लूज नहीं होगा, हम उसमें कोई भी नुकसान नहीं होगा। अगर 3 साल की या 4 साल की हमारी ग्रेजुएशन की डिग्री है एंड इफ आई एम नॉट एबल टू कंटिन्यू आफ्टर 1 year, then what will happen? I will get certificate for completing my first year, and if I'll complete second year also, then I'll get diploma, and if I'm completing all 3 years, then I'll get degree. और भी अगर हम कर सकते हैं, 1 साल हमने और किया तो I'll get रिसर्च एक्सपोजर, हमको रिसर्च का भी एक्सपोजर मिलेगा। और 4 साल का ग्रेजुएशन करने के बाद पीजी करने के लिए क्या है, आपको सिर्फ 1 साल का पीजी करना पड़ेगा और यू कैन टेक एडमिशन, आफ्टर दैट यू कैन टेक एडमिशन इन डॉक्टरेट। तो देखिए कितनी फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है, यानी आपका कोई साल नुकसान नहीं होगा, हर चीज आप पढ़ सकते हैं, आगे कर सकते हैं। तो अब इसमें जो इतना सारा सिस्टम चेंज हुआ है, तो टीचर्स को भी पूरी री स्किलिंग करनी पड़ेगी। टीचर्स का भी पूरा इसमें प्रावधान दिया गया है कि कैसे टीचर्स अपने आप को चेंज करेंगे। अगर टीचर चेंज नहीं करेगा तो आगे वो ऐसे सिस्टम में अपने को अनुकूलित नहीं कर पाएगा। तो इन समस्याओं, जो ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी, तो इसके लिए जो हमारी शिक्षा नीति, उन्होंने शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बहुत ज्यादा पारदर्शिता की बात की है। उन्होंने कहा बहुत सारी, क्योंकि इसमें उन्होंने NCERT, NCTE और जो भी विषय विशेषज्ञ हैं, शिक्षक संगठन है, उनकी सलाह पे उन्होंने कहा है कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन जो NCTE, उसके द्वारा 2022 तक NPST को डेवलप किया जाएगा, जिसके द्वारा वो जितने भी टीचर्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, टीचर्स के एनहांसमेंट के लिए जितने काम है वो सब किए जाएंगे। और जैसे पहले पैरा टीचर्स, अतिथि शिक्षक, जो शिक्षा मित्र हैं, ये सारी नियुक्तियां बंद हो जाएंगी, क्योंकि इसमें क्या होता था, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती थी, जिसका समाधान बाद में सरकार के पास भी नहीं होता था कि कैसे किया जाए, कैसे इसको दूर किया जाए प्रॉब्लम्स को। तो इसमें एक और बहुत बात की गई है, जिसमें कहा गया है कि जो कॉलेजेस होंगे, जो विश्वविद्यालय होंगे, जब तक वो मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज नहीं होंगी, उनका सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाएगा। यानी 1 और 2 विषय लेके जो लोग पूरी यूनिवर्सिटी या पूरे कॉलेजेस खोल लेते थे, अब वो संभव नहीं है। अब क्या किया जाएगा, जब तक कि मल्टी डिसिप्लिनरी आपका एजुकेशन नहीं चल रहा है, तब तक आप उसको नहीं कर पाएंगे। और इसके पीछे एक मेन उद्देश्य ये है कि जो प्राइवेट वाली जो प्रॉब्लम्स आती हैं, सेल्फ फाइनेंसेस में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, वो प्रॉब्लम्स दूर होंगी। यानी हर एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन कल को अकाउंटेबल होगा अपनी एजुकेशन के लिए, जो वो एजुकेशन दे रहा है, समाज में विद्यार्थी को पढ़ा रहा है,
वो तब तक संभव नहीं होगा जब तक वो उसमें क्वालिटी नहीं होगी। इसके साथ ही लिबरल एजुकेशन, जो कि अमेरिका में हम बात करते हैं कि अमेरिका में लिबरल एजुकेशन की बात की जाती है, उसकी भी बात की गई है कि फ्लेक्सिबिलिटी, समग्र एजुकेशन, यानी हर तरह की एजुकेशन में फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। और इसी तरह से भारत उच्च शिक्षा आयोग का भी गठन किया जाएगा, जिसमें बहुत सारी और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की, उसके लिए भी NETF यानी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम। क्यों? क्योंकि इस शिक्षा नीति में हर एक चीज की बात की गई है कि कैसे हमें एनहांसमेंट करना है, टीचर्स का, इंस्टीट्यूशंस का, हर चीज का। इसके अलावा इसमें कहा गया है कि विदेशों से भी हम कोलैबोरेशन करेंगे, जो विदेशी टॉप के 50 जो यूनिवर्सिटीज हैं उनके साथ कोलैबोरेशन करके उन्हें मौका दिया जाएगा भारत में अपनी यूनिवर्सिटीज को खोलने के लिए, जिससे कि हम एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हमारा अच्छा हो सके। बाकी जैसा कि आप सभी को पता है कि इसमें GDP का भी परसेंटेज बढ़ाया गया है। इस समय 6% की बात की गई कि 6% इसमें खर्च किया जाएगा शिक्षा में। फिर जो स्कूल की फीस का स्ट्रक्चर होगा वो लगभग सभी में एक जैसा होगा। वोकेशनल एजुकेशन की बात की गई है और इसमें मूल्यांकन जो विद्यार्थी का होगा वो केवल और केवल विद्यार्थी के शिक्षक के हाथ में नहीं होगा, उसमें स्टूडेंट्स का, उसके जो पीयर ग्रुप है, जो उसके पेरेंट्स हैं, जो उसके साथ के हैं, जो टीचर्स हैं, उन सभी का सहयोग लिया जाएगा। यानी इस तरह से बहुत सारे चेंजेस लाने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि भविष्य में हमारी शिक्षा नीति को बहुत अच्छा करेंगे। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात टीचर्स की। टीचर्स के लिए देखिए यहाँ पे एक कोटेशन कहा भी गया है कि इट इज नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द स्पीसीज दैट सर्वाइव, नॉट द मोस्ट इंटेलिजेंट, बट द वन मोस्ट हु इज रिस्पॉन्सिव टू चेंज। जो यानी अपने को बदलने का प्रयास करता है वही सिस्टम के साथ सरवाइव कर पाता है। चार्ल्स डार्विन ने आज से पता नहीं कितने वर्षों पहले ये बात कही थी और ये बिल्कुल सत्य है। आज आप देखिए लॉकडाउन पीरियड में सरवाइव कौन कर पा रहा है, कौन अपने एग्जिस्टेंस को शो कर पा रहा है, वो केवल और केवल वही व्यक्ति है जो अपने को इस सिस्टम में ढाल पा रहा है। तो यहाँ पे जो टीचर्स की बात की गई है उसमें कहा गया है कि री-स्किलिंग ऑफ टीचर, यानी यहाँ पे टीचर की री-स्किलिंग का मतलब होता है, री-स्किलिंग इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग न्यू स्किल्स, यानी जो भी एड ऑन करने के। क्योंकि आज हम जो लिटरेसी की बात करते हैं ना, पहले हम कहते थे कि लिटरेट हम किसे कहते थे, द पर्सन हु कैन रीड और राइट, लेकिन आज हम किसको कहते हैं, द पर्सन हु इज विलिंग टू लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न। तो टीचर के संदर्भ में भी ये बहुत जरूरी है कि कुछ बातें हमें भूलनी होंगी, कुछ चीजें हमें रीलर्न करनी होंगी, रीस्ट्रक्चर करनी होंगी, देन ओनली टीचर सर्वाइवल विल बी देयर। एक छोटी सी कहानी यहाँ पर कोट करना चाहते हैं कि टीचर का जो रोल होता है वो कितना इम्पोर्टेंट होता है। कहानी में कि एक बार एक उद्योगपति था, वो टीचर्स को संबोधित कर रहा था एक बहुत बड़ी सभा में। तो जब वो संबोधित कर रहा था तो उसके चेहरे पे एक दंभ दिखाई दे रहा था, बहुत अपने को गुरूर के साथ वो कहता है कि आप सभी शिक्षकों से मेरा निवेदन है कि जिस प्रकार की व्यवस्था और जिस प्रकार की प्रक्रिया से आप लोग गुजरते हैं वो बहुत ही बेकार है, बहुत ही खराब है। और खराब इसलिए है कि अगर हम आप लोग जैसे सिस्टम से काम करें तो शायद मेरा उद्योग बंद हो जाए। तो बड़े अहम के साथ वो ये सब बातें बता रहा था। तो जब उसने अपना पूरा भाषण समाप्त किया तो एक शिक्षिका उठी और उसने कहा कि मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। तो शिक्षिका ने प्रश्न पूछा। तो उद्योगपति से उसने प्रश्न किया कि आप ये बताइए कि आप ठीक है अपने उद्योग की बात कर रहे हैं, आपका एक बहुत बड़ा कॉफी का उद्योग है और आप टॉप पे हैं इस समय, और कॉफी को जब आप प्रोड्यूस करते हैं तो जाहिर है कि जब आप उसके दाने लेते होंगे, यानी उसका रॉ मटेरियल लेते होंगे, तो वो एक एक दाना, एक एक रॉ मटेरियल आपका बहुत ही क्वालिटी वाला होता होगा। और बहुत ही क्वालिटी के साथ जब आप लेते हैं तो वो उद्योगपति ने बड़े गुरूर के साथ कहा, बिल्कुल हम उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं करते हैं, एक एक दाना मैं अपनी नजरों के सामने देखता हूँ और क्वालिटी चीजों को लेता हूँ और फिर तभी मेरी जो कॉफी है वो क्वालिटी वाली होती है। तो शिक्षिका ने जवाब दिया कि आपका रॉ मटेरियल क्वालिटी वाला होता है, लेकिन जब हम लोग अपनी शिक्षा व्यवस्था में
रॉ मटेरियल लेते हैं तो वो जरूरी नहीं है कि क्वालिटी हो। हमारे पास जो पढ़ने के लिए विद्यार्थी आता है वो अमीर हो सकता है, गरीब हो सकता है, गांव से हो सकता है, शहर से हो सकता है, कई बार वो नंगे पैर आता है, उसके पास पहनने को चप्पल नहीं होती है। यानी हमारा रॉ मटेरियल किसी भी तरह का हो सकता है, लेकिन जब हम उसका प्रोडक्शन कर, जब हम उसको समाज को सौंपते हैं तो हम एक क्वालिटी प्रोडक्ट देते हैं। हम ये नहीं करते हैं, हम कोई भेदभाव नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हम व्यापारी नहीं हैं, हम शिक्षक हैं। यानी शिक्षक के पास कैसा भी बच्चा आ जाए, कैसा भी रॉ मटेरियल आ जाए, वो पूरा प्रयास करता है उसको एक बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट के रूप में समाज में देने के लिए। यानी जो टीचर होता है वो टॉर्च बेरर होता है चेंज का। जो चेंज आप देखिए इस समय मार्च के बाद से अब तक में कितने चेंजेस आए हैं, कितनी तरह से टीचर्स को धीरे धीरे अपने को चेंज करना पड़ रहा है, अपने एजुकेशन सिस्टम को। वो बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं दोज हु आर नॉट वेरी टेक्नो सेवी बट still they are trying to learn all the things, और कोशिश कर रहे हैं। अब बड़े बड़े वेबिनार करा रहे हैं जिसका कि हम लोग ने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा कि हम लोग मोबाइल और ऑनलाइन के सामने बैठ के वेबिनार करेंगे। तो टीचर इज ट्राइंग टू चेंज, और चेंज क्या है ये आप सभी को पता है कि देयर इज ओनली वन लॉ इन दिस वर्ल्ड विच इज अनचेंजेबल, दैट इज लॉ ऑफ चेंज। यानी परिवर्तन ही एक ऐसा नियम है जो अपरिवर्तनीय है। और गौतम बुद्धा ने ये बहुत अच्छी बात कही थी, और हमें अपने आप को इसी परिवर्तन के अनुसार ढालने का प्रयास करना चाहिए। तो यहाँ पर जो टीचिंग करता है टीचर, यानी टीचिंग क्या है? टीचिंग इज अ स्किल्ड प्रोफेशन विच रिक्वायर्स द इन्वॉल्वमेंट ऑफ कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर फिनोमेना ऑफ बिहेवियर। ये तीनों चीजें, तभी आप देखिए कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बिल्कुल साफ साफ बात की गई होलिस्टिक एजुकेशन की। ये नहीं है कि हम सिर्फ कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी हमने ज्ञान ही ज्ञान भर दिया बच्चे में तो वो उसका राउंड डेवलपमेंट नहीं कहलाएगा। ज्ञान के साथ में हमने उसको उसके भावात्मक पक्ष का भी विकास किया और साइकोमोटर यानी स्किल्स का भी उसमें एनहांसमेंट किया, तो तभी क्या हो सकता है? तभी उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सकता है। इसलिए द सक्सेस इन टीचिंग डिपेंड्स अपॉन द वे अ टीचर टचेस ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ चाइल्ड्स बिहेवियर। और चाइल्ड बिहेवियर क्या होता है? यानी हिज नोइंग, यानी व्हाटएवर स्टूडेंट नोज अबाउट हिज कंटेंट या जो कुछ नॉलेज है उसकी नोइंग पता होनी चाहिए, हिज फीलिंग एंड हिज डूइंग, यानी उसके कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर तीनों आस्पेक्ट को टीचर को समझना बहुत आवश्यक। तो यहाँ पे जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया है कि जो टीचर है वो ये सारी चीजें कैसे कर पाएगा, ये कैसे, यानी हमको एंश्योर करना पड़ेगा, ensure that all students at all levels of school education are taught by, यानी टीचर के द्वारा उन्हें कैसे पढ़ाना चाहिए, यानी पैशनेट होकर, उनके पास पैशन होना चाहिए टीचर्स के पास कि वो पैशनेट होकर पढ़ाएं। They should be motivated, they should be highly qualified, they should be professionally trained and they should be well equipped teachers. उनको पता हो कि अगर हम क्लास में जा रहे हैं और either we are teaching through virtual platform, then also what type of things we should have, what type of knowledge we should have. तो ये सारी चीजों की बात यहाँ पर भी की गई है कि टीचर अगर अपने को चेंज नहीं करेगा तो सर्वाइवल बहुत मुश्किल होगा। तो इसके लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया है कि सर्विस एनवायरनमेंट और कल्चर जो होगा ये पहली रिक्वायरमेंट होगी किसी भी इंस्टीट्यूशन की। यानी एडवोकेट बिल्कुल जो सही तरीके का सेफ इंफ्रास्ट्रक्चर हो, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर हो, अट्रैक्टिव स्पेसेस हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, कंप्यूटिंग डिवाइसेस हो, ये सारी व्यवस्था शिक्षकों के लिए होनी चाहिए। और ये चीजें अगर आप नहीं डेवलप कर पा रहे हैं और टीचर से अपेक्षा कर रहे हैं कि आप वो अच्छा पढ़ा लेगा, अच्छी तरह एडजस्ट हो जाएगा, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट। आप देखिए जो फॉरेन की जो, जैसे एक विजिट में हमने देखा था यूरोप में क्या होता है कि जनरली टीचर्स, जो फीमेल टीचर्स भी होते हैं, वो 8 घंटा 10 घंटा काम करते हैं, अपनी यूनिवर्सिटीज में रहते हैं, करते हैं, लेकिन उसके पीछे ये नहीं है कि उनके लिए कोई बाइंडिंग है कि सुबह से शाम तक
वो अपने मन से रहते हैं, बड़ा अच्छा उनका कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मिलता है उनको। कैसे मिलता है कि मान लीजिए एक हम अगर कंपैरिजन करें एनवायरनमेंट की, कि वहां पे जो कैंपस होते हैं उस कैंपस में उनके बच्चों के लिए क्रेच भी होगा, उनके लिए जिम भी होगा, उनके लिए सुपरमार्केट भी होगा कि उनकी अगर घर की कोई नीड है वो वहीं पे सामान ले सकती हैं। अगर फिजिकली उनको थोड़ा प्रॉब्लम लग रही कि दिन भर बैठे हैं तो उनके लिए जिम भी होगा। वहां पे ही बच्चों की देख रेख के लिए स्कूल कैंपस, उसके यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर स्कूल्स भी होते हैं, क्रेचेस भी होते हैं, सब कुछ। यानी जब एक टीचर को सारा एनवायरनमेंट एकदम घर जैसा मिल रहा है तो हमें नहीं लगता कि किसी भी टीचर को परेशानी होगी उस काम को करने में। तो कोशिश की गई है इसमें, जो नई शिक्षा नीति में भी बताया गया है कि इस तरह का एनवायरनमेंट टीचर को दिया जाए जिससे कि वो अपने को सेफ फील करे और अपने परिवार से भी जुड़ा रह के वो समाज में योगदान दे सके। इसके अलावा इसमें कहा गया है कि कोलैबोरेशन विद पेरेंट्स और साथ में जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ कोलैबोरेशन बहुत जरूरी है बच्चे के एनहांसमेंट के लिए। फिर इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पर और बात की गई है जिसमें कहा गया है कि टीचर्स को जो नॉन एकेडमिक वर्क दे दिया जाता है वो जो डायरेक्टली टीचिंग से रिलेटेड नहीं है उस तरह का वर्क धीरे धीरे बिल्कुल खत्म कर दिया जाएगा, टीचर्स को नहीं दिया जाएगा। दे शुड ओनली फोकस ऑन टीचिंग एंड लर्निंग कंटेंट ओनली एंड दैट प्रोसेस ओनली। फिर इसके बाद टीचर्स को पूरी फुल ऑटोनॉमी दी गई है क्लासरूम के लिए कि अगर आपको ऐसे पढ़ाने का मन है, आपको कोई अपनी मेथोडोलॉजी क्रिएट करनी, कुछ भी आपको करना है तो वो सारी चीजें क्या है, वो सारी आप अपने हिसाब से, यानी आप अपने कक्षा के खुद मालिक हैं, आप अपने हिसाब से पूरी ऑटोनॉमी रखते हैं कि कैसे आप, पूरी स्वायत्तता होगी आपको कक्षा के अंदर। आप इमोशनल एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहें, आप क्रिटिकल एस्पेक्ट को देखना चाहें, बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है तो ये नहीं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो हम एक कहना तो नहीं चाहिए लेकिन फिर भी अगर आप किसी भी शिक्षक के सर पे तलवार लटकाकर और उससे कहें कि पढ़ाइए तो शायद वो नहीं पढ़ा सकता। तलवार का मतलब है कि हम कैमरा लगा देते हैं जो और कहते हैं कि आप पढ़ाइए, तो आप एक मैकेनिकल टीचिंग तो करवा सकते हैं लेकिन वो स्वतंत्रता, जो मानसिक स्वतंत्रता आप देकर पढ़ाते हैं वो नहीं हो सकती। यानी टीचर को मानसिक रूप से स्वतंत्र होना बहुत जरूरी है बच्चों के साथ एक इंटरैक्शन के लिए। बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट आप तभी कर पाते हैं जब आप उसके दिल और दिमाग को समझने का प्रयास करते हैं। तो ये हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक बहुत अच्छी बात की गई है कि टीचर्स विल बी गिवन मोर ऑटोनॉमी इन चूजिंग एस्पेक्ट ऑफ पेडागोगी। आपको कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, वो सब आपके ऊपर निर्भर करेगा। फिर इसके बाद कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट की भी बात की गई, CPD, यानी कि टीचर्स को हर साल उनको कुछ ना कुछ ट्रेनिंग दी जाएगी, लेटेस्ट इनोवेशंस, लेटेस्ट जो भी प्रोफेशनल डेवलपमेंट है उसकी इसमें चर्चा की गई है। कहा गया है कि टीचर्स को कम से कम 50 घंटे का ऐसा एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी हर साल में कि वो अपने प्रोफेशनल डेवलपमेंट कर सके। इसके अलावा जो उनको टीचर्स के लिए कहा गया है कि समय समय पे जो टीचर्स बहुत अच्छा आउटस्टैंडिंग टीचर्स होंगे उनको प्रमोशन में, उनको रिवॉर्ड अवार्ड्स के रूप में उनको एनकरेज किया जाएगा, उनको अलग इस तरह के इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कुछ टीचर, मतलब ये एक कटु सत्य है कि कुछ टीचर्स होते हैं आउट ऑफ द वे जाके मेहनत करते हैं और बहुत कुछ अपनी संस्था के लिए, अपने एनहांसमेंट के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन चाहे कुछ कह लीजिए हो सकता है उनको वो क्रेडिट नहीं मिल पाता है जो मिलना चाहिए। तो जब आपका जो एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम होगा तो उसमें उस टीचर को उसका ड्यू क्रेडिट जरूर मिलेगा और वो कर पाएगा। तो ऐसी व्यवस्था भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में की गई है कि सैलरी एनहांसमेंट हो या अवार्ड्स हो या जो कुछ भी हो, इस तरह की चीजें होंगी। तो आप देखिए जितनी भी, मतलब इस तरह की छोटी छोटी बातें सब टीचर्स के हित में की गई हैं, लेकिन उसके बदले में प्रोफेशनल स्टैंडर्ड जो टीचर्स का है वो भी उनको अपना एनहांस करना पड़ेगा। अगर संस्था को चाहिए कि आपको ऑनलाइन एजुकेशन करानी है तो टीचर को भी अपने को वेल इक्विप्ड करना पड़ेगा। तो अब आप देखिए कि पूरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में
कितना सुंदर स्ट्रक्चर दिया गया है, यानी शिक्षा को पूरी रिस्ट्रक्चरिंग की गई है। उसी के हिसाब से शिक्षकों के चेंज के लिए भी बात की गई है। और ओवरऑल कहा जाए तो ये बहुत ही विजनरी डॉक्यूमेंट है, जो कि आज नहीं तो कल हमारे पूरे देश की व्यवस्था को बहुत अच्छा बनाएगा और हमको विश्व गुरु जरूर बनाएगा। तो 2 लाइनों के साथ हम आज अपनी बात को विराम देते हैं। और शिक्षकों के लिए, आपके लिए, हम सबके लिए जो यहाँ पे टीचर्स हम लोग मौजूद हैं, कि जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, सदाकत यानी सच्चाई, जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, उनकी तदरीस यानी उनकी टीचिंग, उनकी तदरीस से पत्थर भी पिघल सकते हैं, उनकी तदरीस से पत्थर भी पिघल सकते हैं। तो इन्हीं के साथ आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। नाउ ओवर टू ज्योति मैम। थैंक यू सो मच मैम। बहुत ही सुंदर उद्बोधन था आपका किरण मैम। मैं 1 मिनट की पर्दे से हट नहीं सकी, तो मुझे समझ आया कि एक अच्छे टीचर में बांधने की क्वालिटी बहुत जबरदस्त होती है। मुझे लगता है शायद इसी रूह को हमारी नई शिक्षा नीति ने अपने अंदर समाहित किया है। आपने बहुत ही सुंदर तरीके से 5+3+3+4 सिस्टम का विस्तृत वर्णन किया। मुझे आशा ही नहीं, विश्वास है कि हमारे गांव के जितने भी सहभागी हमारे साथ आज मौजूद हैं, उनको पूरी तरह समझ में आया होगा कि उनके भविष्य, उज्जवल भविष्य के लिए सरकार ने भी अपनी तरफ से कितना प्रयास किया है, कितना अच्छी तरह दिमाग लगा करके सोचा है। क्योंकि केवल रटंत विद्या से या किसी तरीके के एक कॉमन नॉलेज को किसी तरह घोट के पिलाने से हमारे यहाँ के बच्चे भविष्य में उतना अच्छा नहीं कर सकेंगे, जितना अच्छा वो इस बात से करेंगे कि उनका परिप्रेक्ष्य कैसा है और उस एनवायरनमेंट में उनको किस चीज की जरूरत है, किस तरीके के स्किल के डेवलपमेंट की जरूरत है, अपने जोग्राफिकल लोकेशन को देखते हुए, उनके साइकोलॉजिकल वेलबींग को समझते हुए। ये शिक्षा नीति से बहुत ज्यादा आशा है। आपने साथ ही में शिक्षकों के प्रति रीस्किलिंग और उनके प्रोफेशनल एनहांसमेंट के लिए जो सरकार ने तमाम अच्छी बातें इस नीति में बताई हैं, उस पर भी भरपूर रोशनी डाली है, जिससे मुझे विश्वास ही नहीं, मुझे पक्का यकीन है कि आज के जितने शिक्षक हमारे इस वेबिनार में जुड़े हैं, वो मन ही मन बहुत उत्साहित हो रहे होंगे और प्लान कर रहे होंगे कि वो अपना प्रोफेशनल डेवलपमेंट किस तरीके से आगे बढ़ाएं। ये बिल्कुल सत्य बात है कि हम लोग अभी तक एक चॉक एंड डस्टर टीचिंग मेथड से ही रूबरू थे, और इन 6 महीनों के अंदर, रादर 3 महीनों के अंदर बहुत ही सी चेंज, जिसको कहते हैं, मुझे लगता है कि शायद सबसे ज्यादा चेंज टीचिंग फ्रेटर्निटी ने महसूस किया है, और उसी ने इस चेंज को इतना ब्यूटीफुली अडेप्ट किया है। बहुत सारे व्यवसाय रुक गए हैं, बहुत जगह नुकसान हुआ है, जीडीपी में एक निगेटिविटी आ गई है, लेकिन टीचिंग ही मेरे ख्याल से एक ऐसा प्रोफेशन है जहां ना पढ़ाई रुकी है, ना जहां असाइनमेंट रुके हैं, ना एडमिशन रुका है। सब कुछ यथा व्यवस्थित उसी तरीके से चल पा रहा है, क्योंकि सारे टीचर्स ने और उनसे जुड़े एडमिनिस्ट्रेशन ने यथा प्रयास किया है कि बहुत बेहतर तरीके से जिंदगी सुचारू रूप से चलती रहे। मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहती हूँ। आपने इतना सुंदर तरीके से हम सबको नई शिक्षा नीति के बारे में बताया, और आशा करती हूँ कि इस नीति से हम सभी लोगों को भरपूर लाभ मिलेगा, और आपसे भविष्य में हम लोग फिर पुनः मिलेंगे और इस पर चर्चा करेंगे। मैं उन सभी का भी धन्यवाद मैम, मैं उन सभी को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ जो इस गोष्ठी में आज सम्मिलित थे, और आपने अपना कीमती समय हम सबके साथ गुजारा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ ही आज का वेबिनार समाप्त करने की मैं प्रिंसिपल मैम से अनुमति लेते हुए इसको समाप्त करती हूँ। थैंक यू सो मच।